नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। सबसे पहले देखते हैं हमारे सहयोगी कौन सी 5 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। टूटी गोल्ड मेडल की आज बताएंगी करिश्मा सिंह और टाटा की कर्व लॉन्च, इस पर पूरी अपडेट देगी मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो वहीं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का फैसला क्या होने वाला है, इस पर अपडेट देंगे गौरव और रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया का अपडेट देंगे विश्व मोहन। इसी के साथ 5 का पंच बताएंगे मेरे सहयोगी शरद दुबे। सेमीफाइनल तक प्रदर्शन शानदार था। पूरे देश को आज तो गोल्ड मेडल की थी, लेकिन महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से विनेश फोगाट बाहर हो गई है और सपना टूट गया। पूरा देश मायूस है, राजनीति भी हो रही है इस पर। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं मैं। क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। Filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh. लोगों के दिल में उनकी जगह बनी रहेगी। आज भी भारतीयों को उन पर गर्व है। रेसलर विनेश फोगाट ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। 50 किलो की विमेंस कैटेगरी में विनेश को आज गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबला खेलना था, लेकिन उससे पहले पेरिस से दिल तोड़ने वाली खबर आई। विनेश का वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। इसके बाद उन्हें ओलंपिक कुश्ती, महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी पुष्टि की है। विनेश को कोई मेडल भी नहीं मिलेगा और नियमों के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। विनेश इस बार पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वो 53 किलो कैटेगरी में खेलती थी। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Narang through the night to ensure that she could meet the competition requirements. WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और पीटी उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि आईओसी को कैसे क्या किया जाए, यूडब्ल्यू को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। विनेश के ओलंपिक से बाहर होने की खबर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, भारत को गर्व है। पीएम मोदी ने विनेश की मजबूती के साथ वापसी की बात करते हुए कहा कि पूरा देश विनेश के साथ है। पीएम ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से बात कर रेसलर की मदद के तरीके ढूंढने और विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। इस खबर पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और विनेश के घर वालों का भी बयान सामने आया है, लेकिन वो सुनने से पहले हम सबसे पहले पेरिस चलेंगे, जहां से लेटेस्ट अपडेट लेकर जुड़ गई है हमारी सहयोगी करिश्मा सिंह। जी करिश्मा। विनेश फोगाट की जो ओलंपिक्स की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 2016 से और कहीं ना कहीं बहुत इंजरी हो गई थी उनको। 2021 में जो ओलंपिक्स हुए थे कोविड के दौरान, उसमें भी वो मेडल नहीं जीत पाई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि कैसे उनके हालात खराब थे, कैसे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाई। उसके बाद भी उन्होंने कई बार कहा कि ओलंपिक का जो मेडल जीतना है वो उनका एक सपना है, जिस सपने को वो पूरा करके रहेंगी। अब हम आते हैं पेरिस 2024 पे, जहां पे विनेश फोगाट ने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी। लेकिन पेरिस पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, वो 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी, उन्होंने अपना वेट काटा, वो दूसरे कैटेगरी में आई क्योंकि उनको लगा कि उनका जो वेट कैटेगरी है 50 केजीज में मेडल जीतने का ज्यादा चांस है, तो वो 50 केजी में आई। 50 केजी में आने के बाद उन्होंने अगस्त 2023 में उनको इंजरी हुई, उनकी सर्जरी हुई। उसके बाद भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या ये खेल पाएंगी, क्या ये मेडल ला पाएंगी, क्या ये ओलंपिक्स के लिए बेस्ट बेट है हमारी। ये सब सवालों का विनेश फोगाट ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने खेल से जवाब दिया। उन्होंने
पे जवाब दिया। जब वो मैट पर आई, उनके सामने थी टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जापान की, और उन्होंने, विनेश फोगाट ने उनको हराया। याद रखिए, जो जापान की गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने इंटरनेशनल करियर में बहुत कम हार देखी है, तो विनेश फोगाट ने उनको हार दिखाई, और विनेश फोगाट ने उसके बाद जो हम कहते हैं कि नो लुकिंग बैक, वो विनेश फोगाट ने किया, और कहीं ना कहीं वो इस मुकाम पर पहुंची जहां पे वो गोल्ड या सिल्वर लाने वाली थी। उम्मीद उनसे गोल्ड मेडल की जा रही थी, और जैसा वो खेल रही थी, लग भी रहा था कि वो गोल्ड मेडल के पहले चूकेंगी नहीं। लेकिन 7 अगस्त की सुबह बहुत ज्यादा निराशाजनक रही, क्योंकि जब वे इन हुआ उसमें वो 50.1 kgs पाई गई, जिसका मतलब हुआ कि वो 100 ग्राम अपने वेट कैटेगरी से ऊपर थी। इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स जब होते हैं तो उसमें 2 kg ऊपर का एक अलाउंस दे दिया जाता है, लेकिन जब हम 100 ग्राम की बात करते हैं, ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट की बात करते हैं, उसमें बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं किया जाता है। उसमें बिल्कुल भी एक सेविंग ग्रेस या ग्रेस मार्क जिसको हम कहते हैं, वो नहीं दिया जाता। और कहीं ना कहीं इसी वजह से विनेश फोगाट, उनका पूरा जो एक पर्सनल कोचिंग स्टाफ है, वो भी उनके साथ विलेज में है। उन्होंने पूरी रात कोशिश की वेट काटने के लिए। स्किपिंग की फोटोज हमने देखी, वो सोना में बैठी। जी करिश्मा, आप बने रहिए हमारे साथ, और आइए चलते हैं इसी बीच लोकसभा में, जहां वित्त मंत्री एलटीसीजी पर बोल रही है। चलते। 6 years, even if there was a surge, not beyond 6 years. Sir, and in this budget, again, in order to relieve taxpayers of the pain of pendency, we have again brought in a Vivad Se Vishwas scheme for the settlement of all pending appeals. It is also proposed that the two regimes of taxation of charities will be merged gradually to be one. Also, monetary limit for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax in tax tribunals or in High Court or in the Supreme Court has been enhanced to 60 lakh. Earlier it was 50 lakh. 2 crores for High Courts. Earlier it was 1 crore. And 5 crores in Supreme Court. Earlier it was 2 crores respectively. This will reduce litigation again and promote ease of doing business. So there's no hurry for small cases going into appeal. That has been clearly laid out, that unless the amount is this much, you will not even go on appeal. As a consequence, sir, of the proposed upward revision of monetary limits in finance bill, this is a very important data. I would like to place it before the Honorable House. As a consequence of this proposed upward revision of monetary limits in the finance bill of 24, a total of 7,754 appeals, that is 1,044 appeals pertaining to indirect taxation and 6,710 pertaining to direct tax, are likely to be withdrawn from various judicial fora. 7,754 appeals will be withdrawn. You can understand the impact that it can make on taxpayers, the relief that it will give them, so that there are no appeal after appeal going into the courts. Whether it is the Supreme Court, High Court, or CESTAT, or ITAT, all of them will be removed. So the rationalization of TDS rates, we have proposed in this budget to reduce TDS rates from 5% to 2%, no different rates, and to eliminate section 194F, where TDS rate is 20%. So even that would be now only 2%. This will improve cash flow issues for small businesses. Again, a very big step forward for small businesses to have more money in their hands rather than give it in the name of TDS. So in this budget, sir, we've also decriminalized late payment of TDS if it is made before the deadline for filing the TDS itself, the TDS statement itself. So we have announced several comprehensive review of the Income Tax Act in this budget. So at the beginning, I did say simplification of taxation, transparency, and so on. I also said our tax proposals are aimed at inducing growth, creating employment, and bringing in investments.
So a few steps that we've taken are for the shipping companies so that domestic cruise industry can grow. Also for mining companies and giving a safe harbor provision for them so that they can come into this country's mining sector. Corporate tax rate so that there is parity between investor, corporate, foreign company or domestic, 40 to 35% to attract greater foreign capital, sir. And transfer pricing arrangements are also being streamlined. So in broad, as an introduction, this is what I would want to say about the direct and indirect tax proposals which have come in. I will speak a bit later about the government's amendment that I'm coming up with on capital gains. But before that, I'll go to specific honorable MPs who have suggested a few things. 5 topics in all have emerged. Different MPs have spoken about different things, but I've grouped it all together. 5 topics. Tax burden on middle class was raised by, as I said, Honorable MPs Amar Singh Ji, Mahua Moitra, Neeraj Maurya, Supriya Sule, Deepinder Singh Hooda Ji, Tanuj Punia, Sachidanandam, and also Avinash Reddy Ji. I think broadly on the middle class, I did say things in the opening statement, but one narrative which keeps coming up about the corporate tax and personal income tax. I'd like to highlight just one narrative, sir. That the corporate taxes are lower than the individual taxes, not well-founded. It is not based on facts. It's all right for many honorable members to say, no, corporate taxes far lower than individual tax. I will certainly try to put forth the factual narratives on that. Corporate is a legal entity. The dividend income is also part of the corporate profits, which was earlier taxed at a lesser rate in the hands of the company. In 2020, we started taxing it in the hands of the shareholders at the applicable rate. I request through you, sir, honorable members, to see where the point that I'm trying to make is. In 2020, we started taxing it at the hands of the shareholders at the applicable rate. This effectively meant that the richer shareholders will pay tax on dividend at 39% rate, whereas in contrast, small and middle income taxpayers will pay tax on dividends at even less than 10%, which is the effective income tax rate. So this argument, oh, you're taxing less for the corporate, you're giving it all to the big corporates, you're burdening the ordinary middle class citizen, is not well founded. I would like honorable members to disabuse themselves of this misunderstanding on this issue. Sir, the gross fixed capital formation data will be of use. I did mention that the first opening speaker of the opposition, Shri Amar Singh Ji, who normally gets into a lot of economic detail, did not raise it. And I was looking forward to hearing from him on great detail about the details that he would pick up on economy-related issues. No, he just gave a very quick speech. I think he came with less information in his hand. I was looking forward to his suggestions, but that was not to be. So the gross fixed capital formation has actually shown a faster growth since pre-pandemic induced contradiction. The pandemic-induced contraction has been overcome with great the gross fixed capital formation. So we need to get the perspective on this, sir. I've laid it before the honorable members. Sir, honorable member Sri Krishna Devarayulu, he was here, yes, has raised this question about faceless assessment. Complaints have been received that too many sections are being evoked, and so on. So simple fact which I'd like to put before him is there is a non-intrusive and transparent mechanism which is in place. The faceless assessment eliminates the human interface in total. And this point which was raised by him, saying before the reassessment,
the assessor has to pay 20% of the amount, which means on the 80% status quo continues, there is no claim being made. जी हाँ, तो आप ये देख रहे थे वित्त मंत्री को, जो कि लोकसभा बात कर रही है। फाइनेंस बिल पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बजट में हमने मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है और एंजल टैक्स को खत्म करके स्टार्टअप के लिए एक बड़ा काम किया है। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए देखते हैं अगली क्या खबर है। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कूपे बॉडी एसयूवी टाटा कर्व ईवी लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत क्या है, टाटा कर्व ईवी किस तरह के फीचर्स है, ये तमाम जानकारी दे रही है लॉन्च के मौके पर मौजूद हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो आज टाटा मोटर्स ने अपनी टाटा कर्व एसयूवी कूपे लॉन्च कर दी है। कूपे, जी हाँ, जो कि एसयूवीज और सेडान का मिक्स आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो एक कार आपको एसयूवी की भी फील देगी और साथ ही लुक वाइज, क्योंकि पीछे जो है इसके थोड़े से रूफ टेल्स के पास थोड़ा सा एक स्लैंट है, तो आपको वो सेडान का भी फील देगी। इसके अलावा देखें तो ये कार जो है काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। 17.5 से 21.99 लाख के बीच की रेंज है, जो कि इस पूरे प्रोडक्ट सेगमेंट में काफी अट्रैक्टिव देखी जा रही है। और साथ ही मोटर्स का कहना है कि जी हाँ, आज उन्होंने एक ईवी कार लॉन्च की है, पर आने वाले समय में यानी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप इसी कार के आइस वेरिएंट्स भी देखेंगे। साथ ही कंपनी का कहना है कि फिलहाल ईवी ऑप्शंस में आपको 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे, एक जो कि आपको थोड़ा सा कम रेंज दे और एक लार्जर रेंज के लिए। और इसका सर्टिफाइड रेंज अगर आप ना देखें, एक रियलिस्टिक रेंज माने, तो एक सिंगल चार्ज में जो गाड़ी है वो 400 to 430 किलोमीटर के बीच में आपको ट्रैवल दिखा सकती है। वन ऑफ द फास्टेस्ट इन दिस कैटेगरी है, क्योंकि आप देखें तो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाने के लिए इसको 9 सेकंड से भी कम लगेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है टाटा मोटर्स की तरफ से। इस गाड़ी का इंतजार कई समय से था, अब ये लॉन्च हो चुकी है और 12 अगस्त से इसकी बुकिंग्स भी चालू होंगी। टाटा मोटर्स की नई एसयूवी कर्व लॉन्च के मौके पर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा ने टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा से खास बातचीत की। फाइनली टाटा कर्व लॉन्च हो चुकी है। एक मच अवेटेड लॉन्च था इस पूरे साल का और हम देख रहे हैं कि ये कूपे गाड़ी आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे। आइए इसके बारे में और भी बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के हेड मिस्टर शैलेश चंद्रा जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको इस पर्टिकुलर लॉन्च के लिए। काफी समय से इसका इंतजार था। हमें याद है कि आपने ऑटो एक्सपो में इसका हमें एक गाड़ी दिखाई थी, पर आज जिस अट्रैक्टिव प्राइस पे आपने इसको लॉन्च किया है, क्या आपको लगता है कि इससे डिमांड आपके ईवी पोर्टफोलियो में किस तरीके से पुश होगी और साथ ही साथ इस पूरे सेगमेंट को ये कैसे आगे तक लेके जाएगी? देखिए, अगर टाटा मोटर्स की आप हिस्ट्री देखें तो हम लोग एसयूवी में हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है वो टिपिकली गेम चेंजिंग प्रोडक्ट रही है। अगर आप 1990 की बात करें तो सियरा, फिर सफारी जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, या फिर पंच और नेक्सॉन देख लें, ये सब भी सेगमेंट क्रिएटर थे। तो जब हमने देखा कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जहाँ पर ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये सेगमेंट जो है ये करीब 7 लाख प्रति वर्ष का एक सेगमेंट बन चुका है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर इस सेगमेंट में, जो कि बहुत ही कंजेस्टेड सेगमेंट है कॉम्पिटिशन वाइज, अगर इसमें हमें आना है तो अपने आप को थोड़ा डिफरेंशिएटेड वे में लाना पड़ेगा, कुछ नई चीज लानी पड़ेगी मार्केट में। और हमने देखा कि ग्लोबली जो है वो कूपे बॉडी स्टाइल जो है एसयूवी कूपे, बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ती जा रही है, स्पेशली प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में। तो हम लोगों ने सोचा कि उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंडिया में लाकर उसको डेमोक्रेटाइज क्यों नहीं करें। तो वो सोच थी कूपे लाने की। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपीलिंग बॉडी स्टाइल है, जो एक कमांडिंग प्रेजेंस एसयूवी की देती है और एक बहुत ही सुंदर स्टाइलिश कार एक कूपे जो लाती है, उसका एक बहुत अच्छा ब्लेंड है ये। इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी करनी चाहिए, लोगों को काफ़ी अपील करनी चाहिए। तो हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि इसकी डिमांड अच्छी होगी।
और बाजार की लगातार 3 दिनों की गिरावट पर आज ब्रेक लगा है। निफ्टी 305 अंक चढ़कर 24,300 के करीब बंद हुआ, तो वहीं बैंक निफ्टी में 370 अंकों का उछाल दिखा था। आज बाजार में सुबह से ही बाजार बड़ी बढ़त के साथ खुला था, लेकिन वॉलेटिलिटी दिखती रही। इसके साथ ही जब क्लोजिंग का वक्त आया तो निफ्टी के सारे इंडेक्स बंद हुए ग्रीन में। इसके साथ ही मेटल और एनर्जी शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इसके साथ देखें तो फार्मा और रियल्टी इंडेक्स भी आज तेजी पर बंद हुए हैं। और अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, जो है 5 का पंच। और इसको बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं आज किन शेयरों में दिखा एक्शन भरा पंच? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे दिन में 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स हम लेके आते हैं, जहां पे भरपूर एक्शन देखने मिल रहा है। और अब जो है एक्शन जो है टोटल शिफ्ट हो चुका है अर्निंग्स को लेके। हम कह सकते हैं कि आखिरी हफ्ते या 10 दिन बाकी है अर्निंग्स के, Q1 अर्निंग्स के, और यहाँ पे अर्निंग्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लार्जली सारे मैक्रो इवेंट्स भी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। ONGC यहाँ पे ब्रोकरेज की अपग्रेड स्टार्ट हो गई है। बात करें BNK की तो टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 412 कर दिया है, 344 से इन्वेस्टिगेट में मेंटेन बाई रखा है। टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 230 से 350। वही जेफरीज की बात करें तो मेंटेन बाई रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो देखिए तो 390 से बढ़ा के 410 कर दिया है। CLSA में मेंटेन आउट परफॉर्म है। वही मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो गाइडेंस है आगे जाते हुए जो KG प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी Q3 में, वहाँ पे एक बुलिश नज़रिया रहेगा। सफारी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट आई है स्टॉक में। और याद रखिए VIP इंडस्ट्रीज़ के नतीजे कल ख़राब आए थे, एक रब ऑफ इफेक्ट सफारी इंडस्ट्रीज़ में पड़ा। और याद रखिए जो VIP इंडस्ट्रीज़ का बांग्लादेश का एक्सपोजर है वो लगभग 30 से लेकर 35% तक का सोर्सिंग है। और यहाँ पे अगर देखें इनके बिजनेस मॉडल में सफारी इंडस्ट्रीज़ में, तो इनकी एक्सपोजर बांग्लादेश बहुत कम है। और ये थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसमें ज़्यादा इनका एक्सपोजर है। फ्यूजन माइक्रो स्टॉक जो है 20% गिरा था दिन के ट्रेड में। नतीजे कमज़ोर आए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा बात है कहने को वो है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 12% पे आया था। जो ओवरऑल अनुमान है वो एक्सपेक्टेड था कि 3% का गाइडेंस FY25 के लिए रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। JM फाइनेंशियल डाउनग्रेड कर दे स्टॉक को, सेल पे टारगेट प्राइस रखा 370 का। और अगर वही बात करें तो मैनेजमेंट ने भी जो एक्सेप्ट किया कि जो अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ रिस्क होता है उसके कारण क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया और हायर देन यूजुअल स्लिपेज रेशियो था। तो ऑपरेशनली जो है वीक नंबर आए और उसके कारण जो है स्टॉक में पिटाई हुई। क्रेडो ब्रांड्स मुफ्ती के जो कंपनी है, स्टॉक में भरपूर रिएक्शन आया, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। SSG ग्रोथ भी 3% था। अब याद रखिए ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है। और बात करें तो डिमांड में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और एक्सपेक्ट करें कि H2 FY22 अपकमिंग फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन के लिए बेहतर साबित होगा। कंपनी एक्सपेक्ट करिए मिड टीन ग्रोथ आने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं 13 से लेके 17% तक का। और जो 5वां ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है वो का फाइबर ऑप्टिक स्टॉक्स। इस स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इंक्लूड करता है आपका स्टरलाइट टेक, तेजस नेटवर्क्स, HFCL, विंध्या टेलीलिंक्स। इन स्टॉक्स पे फोकस इसलिए है क्योंकि जो BSNL का जो मेगा भारत नेट फेज़ 2 का टेंडर है वो कल खुलने वाला है। और इन स्टॉक्स में जो है आज थोड़ी वॉल्यूम बाइंग भी देखने मिली है। चैनल चेक सजेस्ट करे कि लगभग 70,000 करोड़ के टेंडर्स जो है ऑन बिड रहने वाले हैं और इन कंपनीज़ को जो है मेजर चंक्स मिल सकता है और कुछ अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे रिएक्शन जो है आज दिन के ट्रेड में देखने मिला था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।